गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5 है ये एनसीईआरटी में। हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें प्रोग्रेशन को समझ लेते हैं कि यहाँ पर प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में प्रोग्रेशन जो वर्ड लिया गया है वो प्रोग्रेस से लिया गया है। प्रोग्रेस पे यहाँ पर मीनिंग है, इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोग्रेशन में भी आप हो सकता हो कोई चीज़ बढ़ रही हो या हो सकता हो कोई चीज़ घट रही हो। दोनों बातें यहाँ पर प्रोग्रेशन में इन्वॉल्व की गई हैं। अगर हम एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश करें प्रोग्रेशन को, अगर हम कहें कि सपोज आपके पास नॉलेज आपको गेन करनी है, तो जब आप इनिशियली नॉलेज गेन करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है। यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो पहले नॉलेज थी उस नॉलेज में आपने एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड की, जिससे कि आपकी नॉलेज इम्प्रूव होती गई। अगर सिमिलरली हम बात करें फीवर की, सपोज दैट आपको फीवर है, तो फीवर का मतलब ये हो गया कि आपको वो हेल्पफुल नहीं होगा। आप दवा का यूज़ करेंगे, जैसे ही आप दवा का यूज़ करेंगे टेम्परेचर आपका डिक्रीज करेगा और एक समय बाद आपको वो हेल्पफुल महसूस कराएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं बॉडी का, तो हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ओवरऑल हम प्रोग्रेस पे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोग्रेशन का यहाँ पर मतलब सिंपली है कि आपके फेवर में हमेशा ही रहेगा वो, चाहे वो डिक्रीजिंग फैक्टर हो। टेम्परेचर के केस में आपने देखा कि बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करे अगर आपको फीवर है तो वो हमारे फेवर में है। और अगर अदर रेफरेंस की बात करें, अगर नॉलेज की बात करें, तो नॉलेज में आपने क्या देखा, नॉलेज में आपने देखा कि आपकी नॉलेज इंक्रीज करे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोग्रेशन का मतलब वही है। इन जनरल अगर हम बात करें, यहाँ पर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ अगर हम कहें, ये अर्थमेटिक सीरीज भी कहा जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम अर्थमेटिक सीरीज भी कह सकते हैं। अब ये सीरीज क्या होता है, देखिएगा, हम अगर जनरल बात करें, जनरल सीरीज की बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर हम मैथमेटिकल सीरीज में आएंगे। यहाँ पर हम कुछ लिखने जा रहे हैं 1 by 1 सीरीज में, एक ऑर्डर में लिखेंगे और आप उसे गेस करके तुरंत बता देंगे अपने आईक्यू लेवल से आखिर ये हो क्या रहा है। सपोज दैट हमने यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए हमने लिख दिया डॉग, फिर अगले स्टेप में हमने लिख दिया कैट, फिर अगले स्टेप में हमने लिख दिया काऊ, इसी तरीके हमने लिख दिया मान लीजिए काऊ, ऐसे ही कुछ और एनिमल्स के आपने नाम लिख दिए। अगर हम आपसे कहें ये क्या लिखा हुआ है, तो आप जनरली एक बार में कहोगे ये हमारे पेट एनिमल हैं। मतलब जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे एनिमल्स कैसे हैं, पेट एनिमल हैं, इन्हें हम पालते हैं घरों में। आगे आप चाहें तो गॉड भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके और भी एनिमल्स हैं जो आप इसे देखते ही आपने गेस कर लिया कि ये जो कुछ लिखा गया है वो सारा क्या है, वो एक पेट एनिमल की सीरीज लिखी जा रही है। ठीक है, इसी तरीके कुछ हम और लिख लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया एलिफेंट, इसी तरीके हमने लिख लिया लायन, इसी तरीके हमने लिख लिया टाइगर। अब देखिएगा, जैसे ही हमने कहा ये क्या है, आप गेस करके बता सकते हो, आपने तुरंत गेस कर दिया। आपने कहा कि ये जो फॉरेस्ट एनिमल लिखे हुए हैं, मतलब ये जितने हैं सब जंगली जानवर लिखे हुए हैं, आपने अपने आईक्यू लेवल से तुरंत गेस करके बता दिया। इसी तरीके हम कहें, एक और हमारे पास है, हम कुछ लिखने जा रहे हैं, देखिएगा, हमने मान लीजिए लिख दिया यहां पे पेन, पेंसिल, रबर, कटर। इसको देख करके आपने तुरंत गेस कर दिया ये जो कुछ लिखा हुआ है, ये जो हम लोग स्टेशनरी यूज करते हैं राइटिंग के समय, वो सब कुछ लिखा हुआ है। एक स्टूडेंट स्टेशनरी जो यूज करता है उसकी सीरीज लिखी हुई है। ठीक है, अभी तो हम मैथमेटिकल सीरीज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम जनरल सीरीज की बात कर रहे हैं कि आखिर ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिमाग में आया कैसे, वो सीरीज से जनरेट हुआ है। तो इस तरीके की कुछ बहुत पहले हमें सीरीज मिल चुकी थी। इसके बाद अगर हम बात करें, आजकल आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट सीरीज भी चलती है। उसी तरीके एक लेटेस्ट, अगर हम लेटेस्ट में बात करें सीरीज की, तो आजकल वेब सीरीज बहुत चल रही हैं और आप जानते हो कि वेब सीरीज में पहले कुछ और
नाम एक ही सीरीज का नाम एक ही होता है, बट उसमें होता क्या है कि उसकी आगे की कहानी क्या होते हैं, आप जोड़ते जाते हो, उसमें कुछ कैरेक्टर जोड़ते हो, फिर उसमें इंप्रूव करते हो, फिर उसमें कुछ कैरेक्टर जोड़ते हो, फिर उसमें इंप्रूव करते हो, इस तरीके आपकी एक सीरीज तैयार हो जाती है। तो अगली हम कहें तो क्रिकेट सीरीज भी कह सकते हैं, या फिर आप जो लेटेस्ट चल रहा है वो वेब सीरीज। ठीक है, तो इस तरीके आप ये जो पढ़ रहे हो वो सारी क्या है, वो जर्नल सीरीज हैं। क्लियर? देखिए, अब हम आपसे ये कहने वाले हैं कि हम मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं और मैथमेटिक्स में इस जर्नल सीरीज का इंट्रोडक्शन नहीं होगा। अगर हम कहें अगली जो हमारा टॉपिक होगा वो मैथमेटिकल सीरीज होगा। ठीक है, लेकिन जो मैथमेटिकल सीरीज है वो मैथमेटिकल सीरीज आपको एक रूल के अंदर लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने रैंडमली लिख दिया, जैसे ये डॉग, कैट, काउ, कॉट, आपने गॉट लिख दिया, इसमें कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। हो सकता हो कि इनको हम आगे पीछे लिख दें और पहले हम डॉग लिख दें फिर कैट लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैथमेटिकल सीरीज होगी उसमें फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम मैथमेटिकल सीरीज की बात करने जा रहे हैं अंडर रूल, जिसमें हमें एक यूनिक आइडेंटिटी को इन्वॉल्व करना होगा, एक यूनिक तरीके को इन्वॉल्व करना होगा। उसके बाद हम वो मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल सीरीज होगी। जैसे ये जो जैसी सीरीज है तो ये सीरीज, लेकिन ये मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल सीरीज नहीं है। ठीक है, तो हम मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल सीरीज के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए, वैसे तो अगर हम बात करें मैथमेटिकल सीरीज की, तो मैथमेटिकल सीरीज में बहुत सारी सीरीज हैं। ठीक है, जैसे कि उसमें से पहली वन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज भी आप इसे कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है ये। इसी तरीके ज्योमेट्रिकल सीरीज भी हो जाएगी, हार्मोनिकल सीरीज भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से चैप्टर है। क्लियर? तो सिर्फ और सिर्फ हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, सीरीज का मतलब तो आप समझ ही गए हैं कि आखिर सीरीज है क्या, लेकिन मैथमेटिकल सीरीज क्या है, इसको अच्छे से समझने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स टेकअप करने वाले हैं। जैसे हम लिख दें यहां पर 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, इसी तरीके हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, अब यहां पर गौर से देखिए। अब यहां पर आप गौर से देखिए, इन नंबर्स को गौर से देखिए और देख करके गेस करने की कोशिश करिए कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये है तो सीरीज, क्योंकि आप एक ऑर्डर में लिख रहे हो, लेकिन यहां पर इस जो हम पैटर्न लिख रहे हैं, इस पैटर्न में एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा यूनिक कंटेंट है जो इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। ठीक है, जो इसको क्या बनाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा। अगर आप गेस कर सकते हो तो गेस करने की कोशिश करो, पहला, दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, चौथा और पांचवा, ये जो कुछ लिखा हुआ है यहां पर हम इसे टर्म्स कहेंगे। हम यहां पर इसे क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे। जैसे अगर रीड करना है तो 2 यहां पर फर्स्ट टर्म हो जाएगा, 4 यहां पर सेकंड टर्म हो जाएगा, 6 यहां पर थर्ड टर्म हो जाएगा, 8 यहां पर फोर्थ टर्म, और 5th टर्म क्या हो जाएगा, 10। तो यहां पर जो कुछ हम लिख रहे हैं उसे सिर्फ आप क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। आप सिर्फ 2, 4, 6 ऐसे मत पढ़ें, आप ऐसे पढ़ें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5th टर्म, ऐसे। क्लियर? यहां पर देखिए, अगर आपसे कहें दूसरे वाले पार्ट में ये 3 क्या है, आप कहोगे फर्स्ट टर्म इज 3। यहां पर देखिएगा, अगर 6 की बात करें तो आप कहोगे सेकंड टर्म इज 6, और 9 को क्या कहोगे, थर्ड टर्म इज 9, फोर्थ टर्म इज 12, 5th टर्म इज 15। आप ऐसे इसे रीड करोगे। क्लियर? अब देखो, इतनी देर में आपने गेस कर लिया होगा फर्स्ट और सेकंड टर्म में 2 का डिफरेंस है या नहीं है। आप गौर से देखिए, 4 - 2, 2, 6 - 4, 2 का डिफरेंस, 8 - 6, 2 का डिफरेंस, 10 - 8, 2 का डिफरेंस। क्लियर? इसी तरीके यहां पर आइए, 6 - 3, 3 का डिफरेंस, 9 - 6, 3 का डिफरेंस, 12 - 9, 3, और 15 - 12, 3।
आप देख रहे हो यहाँ पर हमें एक पैटर्न मिल रहा है गैप का। ये जो डिफरेंस है वो हर एक फर्स्ट टर्म्स, पहले दूसरे के बीच जो डिफरेंस है, दूसरे और तीसरे के बीच जो डिफरेंस है, तीसरे और चौथे के बीच जो डिफरेंस है, चौथे और पांचवें के बीच जो डिफरेंस है वो कॉमन है। वो कॉमन इस केस में क्या है? 2 है। इसमें भी जो गैप है वो कितने का गैप है? 2 का गैप है। इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है। क्लियर? इन सभी में 2 का गैप है। अगर हम दूसरे वाले सीरीज की बात करें, इसका गैप कितना है? 3 का गैप है। इसमें 3 का गैप, इसमें भी 3 का गैप और इसमें भी 3 का गैप। अब जरा गौर से देखिए, मैथमेटिक्स में अगर आपके पास एक सीरीज लिखी हुई है, कैसी भी सीरीज वो क्यों ना हो, अगर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को हम अगर कंसीडर करना स्टार्ट करें और ऑर्डर में, मतलब हर एक टर्म में एक ही जैसा डिफरेंस आ जाए और अगर वो डिफरेंस सभी में सेम है, तो इस तरीके की जो सीरीज बनती है उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक सीरीज और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हमने शॉर्ट में एपी कहा है। ठीक है, आपको बुक में भी एपी के नाम से जाना जाएगा। आप शॉर्ट में याद रखें, दिस सीरीज इज एपी। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहां पर देखिएगा गैप मेंटेन है, आप देख रहे हो गैप मेंटेन है। अगर ऐसी सीरीज आपको मिल जाए, आप चेक करोगे, आप चेक करके ये बताओगे कि अगर ऐसा कुछ मिल रहा है, ऐसा पैटर्न आपको फॉलो हो रहा है, तो आप आंख मूंद कर कह दोगे कि जो ऐसी सीरीज लिखी हुई है उसे हम एपी कहेंगे। ठीक है, आपको याद रहेगा। सिर्फ एपी की क्या कंडीशन है? एपी की ये कंडीशन है, जो आपके पास टर्म्स लिखे हुए हैं उन सभी जो लगातार टर्म्स लिखे हुए हैं या तो वो प्रोग्रेस में हो। प्रोग्रेस का मतलब यहाँ पर हो, आपको एग्जांपल मैंने टेम्परेचर और नॉलेज का दिया ही है, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, हो सकता हो वो डिक्रीजिंग हो सकता हो वो इंक्रीजिंग हो, लेकिन वो प्रोग्रेस कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, वो प्रोग्रेस कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। उस सिचुएशन में जो गैप है अगर वो मेंटेन है, तो ऐसी सीरीज जो हमें मिलेगी, हम ऐसी सीरीज को कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको याद रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। अगर हम एक अगला एग्जांपल लें, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 6, यहाँ पे हमने लिख दिया 12, यहाँ पे हमने लिख दिया मान लीजिए 18, यहाँ पर हमने मान लीजिए लिख दिया 6 का डिफरेंस कर दें 24। अब यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर कितना गैप है? 6 का गैप, यहाँ पर भी 6 का गैप और यहाँ पर भी 6 का गैप। तो गैप मेंटेन है 6, 6 और 6। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सीरीज लिखी है वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। क्लियर? देखिए, इसमें अभी तक आपने क्या सीखा? आपने सबसे पहले ये सीखा कि यहाँ पर जो कुछ लिखा है 2, 4, 6, आप इसे 2, 4, 6 नहीं पढ़ के फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म रीड करोगे। आपसे कोई पूछे ये क्या है 10, तो सबसे पहले आप टर्म बताओगे और है 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ टर्म 10 है। क्लियर? इसी तरीके अगर हम इसमें बात करें, आपसे कहें थर्ड टर्म क्या है इस वाले लाइन में, तो आप कहोगे इस वाली सीरीज में आप कहोगे थर्ड टर्म इज 9। क्लियर? आप 9 नहीं कहोगे, आप थर्ड टर्म। थोड़ा सा प्रैक्टिस में भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आगे चल करके अंडरस्टैंडिंग भी बहुत मजबूत हो जाएगी हमारी समझने में। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है उसे क्या कहते हैं? उसे टर्म कहते हैं। क्लियर? अब जरा देखिएगा, टर्म तो हमने सीख लिया कि आखिर टर्म कहते हैं, और वो कंडीशन जो इसको एपी बनाती है, आप देख रहे हो कि ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस 2, 2 का, इसमें 3, 3 का, इसमें 6, 6 का आया है, इसे भी एक स्पेशल नाम से जाना जाएगा। इस स्पेशल नाम को हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस। देखिएगा, डिफरेंस तो 2 लोगों में होता है, लेकिन कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ पर क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्यों? क्योंकि इन 2 टर्म्स के बीच भी 2 का डिफरेंस, इसके बीच भी 2 का डिफरेंस, इसके बीच भी 2 का डिफरेंस, इसके बीच भी 2 का डिफरेंस। ठीक है, उसी तरीके यहाँ पर आइए, इन 2 टर्म्स के बीच भी 3 का डिफरेंस, इसके बीच 3 का डिफरेंस। तो ये देखिए सब 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो डिफरेंस है वो कॉमन है या नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो कॉमन डिफरेंस इस्तेमाल किया है। अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे कि अगर गिवन सीरीज एपी है, तो इसकी सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा।
ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल, वही रिस्पॉन्सिबल होगा कॉमन डिफरेंस किसी भी सीरीज को एपी प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी कंडीशन एपी प्रूफ करने की क्या हो गई, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस उसका सेम है तो हम कहेंगे वो सीरीज एपी है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो वो सीरीज एपी नहीं होगी। बाकी कुछ भी हो सकता हो जीपी हो सकता हो एचपी हो या मिक्स हो, हमें उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती, कॉमन डिफरेंस वाली कंडीशन फॉलो नहीं होती, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो कॉमन डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज जो है उसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कॉमन डिफरेंस है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम कहेंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो उसमें क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट यू चेक इट इज एपी, इफ एपी देन फाइंड nth टर्म। तो अगर एपी है तब वो फाइंड करना होगा, अगर एपी नहीं है तो वो फाइंड नहीं करना होगा। जैसा कि पॉलिनोमियल में होता था, आपसे पूछा जाता था गिवन टर्म्स आर पॉलिनोमियल, तो अगर पॉलिनोमियल है तो देन फाइंड फैक्टर, अदरवाइज नॉट फाइंड फैक्टर, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते थे। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा होगा, गिवन सीरीज इज एपी देन फाइंड nth टर्म, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको वहां पे चेक करना होगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसको पहले इरेज कर देते हैं, फिर कॉमन डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है। समझ तो गए हैं हम कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस तो हम बेसिकली समझ गए हैं कि कॉमन डिफरेंस ही सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है किसी भी सीरीज को एपी प्रूफ करने के लिए। और कॉमन डिफरेंस को यहां पर हम बार बार कॉमन डिफरेंस तो लिखेंगे नहीं, उसके लिए एक सिंबल यूज करेंगे डी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस के लिए एक सिंबल होगा कॉमन डिफरेंस, इसके लिए हम सिंबल इस्तेमाल करेंगे स्मॉल डी। ये स्मॉल डी इसी डिफरेंस से ले लिया गया है, ठीक है। तो आज के बाद अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हो और वहां पर कहीं भी आपको डी लिखा हुआ मिल जाए स्मॉल, तो आप समझ जाइएगा इट इज ए सिंबल ऑफ कॉमन डिफरेंस। क्लियर। अब देखिएगा, हम टर्म्स की बात कर रहे थे, जैसे कि हमने पहला ही एग्जांपल लिखा था 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिएगा यहां पर जो टर्म्स हैं, टर्म्स का भी नोटिफिकेशन है, ठीक है। मैथमेटिक्स में हर एक चीज का सिंबल होता है, सिंबॉलिक फॉर्म होता है, तो यहां पर टर्म्स का भी सिंबॉलिक फॉर्म है। यहां पर टर्म्स को, फर्स्ट टर्म को हम ए और ये यहां पर कॉर्नर पे आप ये नीचे A1 कर देंगे, ठीक है। आप इस तरीके A1 नहीं लिख देंगे, ठीक है। आप इसके नीचे सफिक्स टाइप में जो लगता है वो उस तरीके का आप A1 लिखेंगे, ठीक है। ये दूसरा टर्म है तो इसे हम कह देंगे A2, ठीक है। ये तीसरा टर्म है, इसे हम कह देंगे A3, ठीक है। ये फोर्थ टर्म है, इसे हम कह देंगे A4, ठीक है। ये फिफ्थ टर्म है, इसे हम कह देंगे A5। क्लियर। तो आपको पता चल गया कि यहां पर जो टर्म है, टर्म का नोटेशन A है। अगर फर्स्ट टर्म है तो A1 है, सेकंड टर्म है तो A2 है, थर्ड है तो A3 है, फोर्थ है तो A4 है। इसी तरीके चलते चलते अगर हम पहुंच जाएं तो हम पहुंच जाएंगे AN। कहां पे पहुंच जाएंगे, 1 से स्टार्ट किया और हम कहां पे पहुंच गए, AN पे पहुंच गए। क्लियर। अब देखिएगा यहां पे एक काम और करते हैं, यहां पे हमें एक वर्ड मिला है डी और हमें एक वर्ड मिला है ए। हमें एक वर्ड मिल चुका है ए और एक वर्ड मिल चुका है डी। अगर हम जनरल ए की बात करें, ये फर्स्ट वाले को ही ए मान लेते हैं, जब शुरुआत हमारी हुई ए हमने मान लिया तो हमें एक टर्म मिल गया ए, ठीक है। एक चीज हमें ए मिली है और एक चीज हमें डी मिली है। अब जरा गौर से देखने की कोशिश करिएगा, हम एक्चुअल में स्टैंडर्ड सीरीज जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। जनरल सीरीज जनरेट करने वाले A, A+D, A+2D ऐसा। लेकिन उसको जनरेट करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो कैसे आखिर आ रहा है, क्योंकि बुक्स पर आप देखोगे तो वो डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप समझ के लिखोगे तो आपकी ओरिजिन मजबूत हो जाएगी और आपको हमेशा आसानी से लिखना आ जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओरिजिन ही होता है, आप समझ सकते हो। देखिएगा, अगर हम मान लेते हैं कि ये ए लिख दिया, अगले टर्म को समझने की कोशिश करिएगा, इसके बीच का गैप 2 है कि नहीं है, और इस 2 को हम
कॉमन डिफरेंस कहते हैं या कि नहीं, अभी हमने बताया। इसके बीच जो गैप है, जो सबके बीच गैप है वो 2 है, उसे हम कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, इस 4 में हमने क्या किया, इस a में इसको ऐड कर दिया, तभी तो 4 आया है। तो इसका मतलब इसको a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस डी। क्लियर। अब जरा गौर से देखिएगा अगला वाला, अगले वाले में हमने यहां पर गैप 2 का है कि नहीं है, इसमें फिर हमने 2 ऐड कर दिया, इसमें फिर हमने 2 ऐड कर दिया, या ऐसे कहें कि इसको a प्लस 2d कर दिया। देखिएगा यहां पर हमने कर दिया a प्लस 2d। अब देखिएगा a प्लस 2d का मतलब देखो यही चीज लिखा हुआ है, a प्लस 2d। जैसे फर्स्ट टर्म a है, हमने d ऐड कर दिया, फिर से जो नया टर्म आया उसमें d ही तो ऐड कर रहे हैं, तभी तो ये नंबर आ रहा है। इस वाले टर्म में ये टर्म है, इसमें d ऐड कर दिया। अगर देखो तो a प्लस डी ये था और हमने ये वाला d ऐड कर दिया, तो गौर से देखो क्या हो गया, a प्लस 2d हो गया कि नहीं हो गया। ये यहां पर हमारे पास a प्लस डी है, a में हमने d ऐड किया तो ये a प्लस डी मिला। अगले में फिर हम d ऐड कर रहे हैं, d हमने ऐड कर दिया तो a प्लस 2d मिल गया। ये वाला टर्म a प्लस 2d हो गया। अगला वाला देखिए, इसमें फिर से d ऐड करना है, इसमें अगला वाला जो d है, जो कॉमन डिफरेंस है, उसी को तो ऐड कर रहे हैं। जब d ऐड करोगे a प्लस 2d प्लस डी क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, a प्लस 3d, a प्लस 3d मिल गया आपको। अब देखिएगा अगला फिर से आपको गैप 2 का है। अब इस वाले टर्म में, ये वाला टर्म यही तो है, इस वाले टर्म में आप d ही तो ऐड कर रहे हो, तो आपने फिर d ऐड कर दिया। जब d ऐड किया तो a 5 मिल गया, a प्लस 3d प्लस d, a प्लस 4d आपको मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में आप d ऐड कर दो, अगला टर्म, जो अगला टर्म मिला उसमें फिर से d ऐड कर दो, अगला टर्म, फिर जो मिला उसमें फिर से d ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म। इस तरीके आपकी ये सीरीज बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब गौर से देखिएगा यहाँ पे लास्ट वाले में, देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म a प्लस डी है, a प्लस डी। थर्ड टर्म देखिएगा a प्लस 2d है, थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d है, मतलब 3 है तो 2 हो गया, 3 है तो 2 हो गया, 4 है तो 3 हो गया, 4 है तो क्या हो गया, 3 हो गया। इसी तरीके यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, n है तो एक कम हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d। गौर से देखिए, समझ में आ रही बात, ये a प्लस n माइनस 1d हमने लिख दिया यहाँ पे। आप गौर से देखिए, 2 है तो यहाँ पर a प्लस 1d लिखा हुआ है, 3 है तो यहाँ पर 1 प्लस a प्लस 2d लिखा हुआ है, 4 है तो यहाँ पर a प्लस 3d लिखा हुआ है। इसी तरीके 5 है तो a प्लस 4d लिखा हुआ है। इसी तरीके चलते चलते हमने लिखा n है तो एक कम, 5 में एक कम 4, 4 में एक कम 3, 3 में 1 कम कर दो 2, 2 में 1 कम कर दो 1, 1 में 1 कम कर दो 0। तो अब अगर हम इसको और थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं, एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं आपके लिए, देखिए इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1d। 1 माइनस 1 का मतलब 0, या ऐसे कहें a प्लस 0d, जो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, a प्लस 1 माइनस 1d। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1d, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1d। क्लियर। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1d, इसको लिख सकते हैं a प्लस 4 की जगह हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1d, क्योंकि 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। इसी तरीके देखिए n के पास पहुंचे तो क्या लिख दिया, a प्लस n माइनस 1d। अब समझ में आ रहा होगा, ये अब समझ में आ रहा है। a प्लस डी का मतलब क्या है, a प्लस 2 माइनस 1d, a प्लस 2d का मतलब क्या है, a प्लस 3 माइनस 1d। अगर देखें a3 क्या है, 3 माइनस 1, 2d आ गया। उसी तरीके n क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। क्लियर। अब जरा गौर से देखिए, अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो a है, अगर इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो a ही तो आएगा। सेकंड टर्म क्या है, a प्लस डी है। थर्ड टर्म क्या है, a प्लस 2d है। फोर्थ a प्लस 3d है। फिफ्थ a प्लस 4d है। इसी तरीके nth टर्म क्या है, a प्लस n माइनस 1d। क्लियर, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिएगा हम एक जनरल सीरीज लिखने जा रहे हैं जो जनरली बुक्स में स्टार्ट है, जहां से। क्लियर, देखने की कोशिश करिए।
तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा जनरल सीरीज ऑफ एपी, और आपको पता है वो जनरल सीरीज ऑफ एपी कहाँ से जनरेट हुई है, ए प्लस डी से। ठीक है, ए और डी से जनरेट होकर के बना हुआ है। ए का मतलब क्या होता है, टर्म्स और टर्म, और ए यहाँ पर जनरली फर्स्ट टर्म है। अगर ए1 ए और ए1 एक ही चीज़ होगी यहाँ पे। ठीक है, उसी फर्स्ट टर्म में हम डी ऐड करते जाते हैं और हमें सीरीज मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जो एपी होती है, एपी का मेन फैक्टर होता है, एपी अगर कोई सीरीज एपी है तो उसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या होगा, वो होगा आपका डी, मतलब कॉमन डिफरेंस। अगर सभी एलिमेंट्स के बीच जो कंजुगेटिव एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम कहेंगे कि गिवन सीरीज एपी है, अदरवाइज हम गिवन सीरीज को एपी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा जनरल सीरीज ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और इसी तरीके चलते चलते ए प्लस n माइनस 1d। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है तो फर्स्ट टर्म को आप कहोगे फर्स्ट टर्म a1, और a1 यहाँ से देखकर बता दो a लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का मतलब ये हो जाएगा, सेकंड टर्म मतलब a2, और ये है आपके पास a प्लस डी। इसी तरीके अगर आपसे कोई कहे कि थर्ड टर्म तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म a3, और वो आपका हो जाएगा a प्लस 2d। क्लियर? इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 0d, या फिर इसको लिखा जा सकता है a प्लस 2 माइनस 1d, इसको लिखा जा सकता है a प्लस 3 माइनस 1d। इसी तरीके चलते चलते आपसे कोई पूछेगा nth टर्म। ठीक है, nth टर्म को हम कहेंगे an से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखिएगा 3 है तो 3 माइनस 1 है, a प्लस 3 माइनस 1। इसी तरीके अगर n है तो a प्लस n माइनस 1d। यही आपका nth टर्म ऑफ AP हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, nth टर्म ऑफ AP। तो आप सीरीज देख करके समझ सकते हो। अगर इसकी हम बात करें, ये जो डेटा ये फॉर्मूले की तरह वर्क होगा। ये किसकी तरह वर्क होगा, ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला होगा, इसकी तरीके काम होगा हमारा। ठीक है, और वो बहुत इजीली आपको हमने ड्राइव करने की कोशिश की, आपको दिखा दिया। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम जनरल लिख देते हैं, जैसा कि आपके बुक में लिखा हुआ है कि व्हाट इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे अगर हम कहें कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी। अब जरा सोचिए कॉमन डिफरेंस मिलता कैसे है। आपको जैसे शुरुआत में ही बताया गया था कि जब सीरीज हमने लिखी थी, इसको इरेज कर देते हैं फिर लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए 2 लिखा था, 4 लिखा था, 6 लिखा था, 8 लिखा था, 10 लिखा था। तो ये जो कॉमन डिफरेंस था आपने किया था 4 माइनस 2। इसी तरीके 4 माइनस 2 कर दो तब भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, या फिर आप 6 माइनस 4 कर दो तब भी कॉमन डिफरेंस वही आएगा, 8 माइनस 6 कर दो तब भी वही आएगा, या 10 माइनस 8 कर दो। सभी केसेस में रिजल्ट 2 2 ही आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा इसी डी को हमने क्या कहा, कॉमन डिफरेंस, लेकिन इसे हम एक फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं। तो जरा समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर देखिएगा डी हम लिखने जा रहे हैं। देखिएगा ये सेकंड टर्म है, इसको हम क्या कहेंगे, a2, और ये क्या है, a1। तो इसको हमने लिखा a2 माइनस a1। क्लियर? अब देखिएगा 6 माइनस 4, इसका मतलब थर्ड
माइनस सेकेंड, ये थर्ड है या नहीं है, थर्ड टर्म। तो A3 माइनस A2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A3 माइनस A2, ठीक है। इसी तरीके अगर हम कहें ये 8 क्या है, A4 है, तो आप इसे लिख सकते हो A4 माइनस A3। क्लियर। अब जरा हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, हम जब लिखने जा रहे हैं, ये जो टर्म लिख रहे हैं, ये चलते चलते हमारे पास लास्ट में पहुंचेगा an। लास्ट में क्या पहुंचेगा, an पहुंचेगा, मतलब लास्ट टर्म an होगा। तो लास्ट टर्म जस्ट उससे पहले वाला टर्म माइनस किया जाता है, यहां पर देखिएगा, सेकेंड टर्म जस्ट उससे पहले वाला टर्म, थर्ड टर्म जस्ट उससे पहले वाला टर्म माइनस किया, एट्थ मतलब फोर्थ टर्म जस्ट उससे पहले वाला माइनस किया। अगर एक वर्ड में बात करें, हम कोई भी नंबर सेलेक्ट कर, कोई भी टर्म यहाँ पे सेलेक्ट कर ले और उसे कहते बाद वाला, जस्ट उससे पहले वाला माइनस करना है। तो अगर हमने चलते चलते यहाँ पर लास्ट वाला टर्म सेलेक्ट कर लिया an, ठीक है, जब an हमने सेलेक्ट कर लिया तो हमें माइनस करना है जस्ट उससे पहले वाला टर्म। मतलब अगर A10 है, मतलब A10 का मतलब 10th टर्म, A10 माइनस A9 करना होगा, मतलब n में एक कम कर देना है हमें। अब जो कम करेंगे वो हो जाएगा n में एक माइनस कर दो, जस्ट उससे पहले वाला टर्म, n माइनस 1 क्या हो गया, n से जस्ट पहले वाला टर्म, n से जस्ट पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, मतलब n में एक कम हो गया, ठीक है, क्योंकि वो n हमें तो पर्टिकुलर पता नहीं है। अगर हम कहें कि n यहाँ 100 है, n की वैल्यू जैसे ही आप 100 रखोगे तो उससे पहले वाला A99 आ जाएगा। n की वैल्यू आप 100 रखो, यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पर 100 रखोगे, 100 माइनस 1 99, ठीक है। तो n की वैल्यू आप अपनी तरफ से रख लो, जैसा भी क्वेश्चन आएगा, अगर n है तो हम n रख देंगे, r है तो r रख देंगे, s है तो s रख देंगे, हमें क्या करना है, जो पूछा जा रहा है हम इससे बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके आपने देखा कि उससे जस्ट वाला पहले वाला टर्म क्या हो गया, an माइनस 1 हो गया। तो ये जो जनरल फॉर्मूला है कॉमन डिफरेंस का, ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है कॉमन डिफरेंस का, ठीक है। लेकिन ये जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बट क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो जनरल फॉर्मूला, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उस सिचुएशन में जनरल टर्म आप लिखें या ना लिखें, कोई जरूरी नहीं होगा कि वहां पर जनरल टर्म लिखें, आप ऐसा भी लिख करके यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, ठीक है। आप लिख सकते हैं d की जगह A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप ये फॉर्मूला वहां पर लिखें, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जनरल फॉर्मूला एक्चुअल में कॉमन डिफरेंस का होता क्या है, ठीक है। अब देखिएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें तो सिर्फ d से मतलब होगा, d चाहे हम इस सिचुएशन से निकालें चाहे इस सिचुएशन से निकालें, उसका मतलब तो एक ही होगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो जब भी सीरीज दी होती है उस सीरीज में हमारी कोशिश रहती है कि कॉमन डिफरेंस जब भी निकालें तो कम से कम ये 3 पैटर्न जरूर लिखें। 2 लिखेंगे, 2 से कम आप कतई मत लिखें, ठीक है। 2 बार जरूर चेक करें, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि शुरुआत के जब आप उससे क्वेश्चन बनाते हैं, वो क्वेश्चन बनाते समय पहले 2 टर्म्स का डिफरेंस, दूसरे और तीसरे का डिफरेंस, तीसरे और चौथे का डिफरेंस आप निकालिए। कभी कभी क्या होता है कि 4th टर्म वो ऐसा दे देते हैं कि वो सीरीज फेल हो जाती है। तो आप कोशिश करें जब भी एग्जाम में तो 3 टर्म्स जरूर निकालें कॉमन डिफरेंस निकालते समय। डी लिखें A2 माइनस A1, A3 इक्वल टू A3 माइनस, अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तब तो आप कहें कि हाँ भाई ये AP है, ठीक है। हम आपको सलाह दे रहे हैं एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कभी कभी होता क्या है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें चेक करना होता है 4th पोर्शन तक, आप 4th पोर्शन चेक ही नहीं कर रहे हो, तो कभी क्या होता है कि आपको लगा 2 पोर्शन चेक करने से हमारा काम हो गया, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी ये पोर्शन फेल हो जाता है। अभी जब हम क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आप देखेंगे कि 3rd नंबर वाला या 4th टर्म भी फेल होता है कभी कभी, ठीक है। तो इसलिए हम आपको सलाह दे रहे हैं कि आप कम से कम 3 टर्म जरूर निकाल लें अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है। वैसे ये बहुत आसान सा काम होता है, सिर्फ डिफरेंस ही तो निकालना है, उसे चेक करना बहुत आसान काम होता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप देख रहे हो जो कॉमन डिफरेंस है उसका जो जनरल फॉर्मूला है an माइनस 1 होता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अभी देखिएगा, इससे पहले हमने कहा कि nth टर्म क्या होता है, तो आपने nth टर्म भी निकाल लिया। an इक्वल टू, इसको कहते हैं nth टर्म, इसको कहते हैं nth टर्म, nth टर्म, और वो है, इसका सिंबल है an, और ये जो आपने निकाला है a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है, ये आपने निकाल लिया। देखिए यहां पर आपने टर्म भी सीख लिया। अगर हम यहां पर सिंबल की बात करें तो आपने देखा an क्या है, nth टर्म, an इज ए सिंबल ऑफ nth टर्म। a क्या है, फर्स्ट टर्म, n क्या है, अभी n आपको सीखना है,
डी आप कॉमन डिफरेंस जानते हो। तो आप क्या क्या जानते हो? आप जानते हो ये एन क्या है, nth टर्म। अगर हम कहें व्हाट इज एन तो आपने कहा nth टर्म। अगर हम कहें डी क्या है तो आप जानते हो कॉमन डिफरेंस। ठीक है। ए क्या है? ए आपका फर्स्ट टर्म है। अब क्वेश्चन मार्क ये उठता है आखिर ये एन क्या है? सिर्फ एन की बात कर रहे हैं। ए एन इज अनदर थिंग। ए एन दूसरा मतलब होता है। ए एन का मतलब होता है nth टर्म, और जो एन होता है उसे पढ़ा जाता है नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। देखिएगा यहां पर समझने की कोशिश करिए। ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज लिख रहे हैं, इसमें एन जो है इसकी काउंटिंग, टोटल काउंटिंग कितनी है? देखिएगा जैसे मान लीजिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक मान लीजिए एक फंक्शन है, फंक्शन में चेयर्स लगी हुई हैं और हर चेयर्स पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। हर चेयर्स पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। अगर आपसे कहा जाए कि टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं, मान लीजिए 100 ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट है, 100 ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट है, तो अगर आप उसकी काउंटिंग करोगे तो काउंटिंग में क्या कहोगे? 100 ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, देयर आर 100 ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो कुछ लिखा हुआ है इसे एज आप ट्रीट करें ऑब्जेक्ट। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? देखिएगा 1 ऑब्जेक्ट, 2 फर्स्ट ऑब्जेक्ट 2 है, सेकंड ऑब्जेक्ट 4 है, थर्ड ऑब्जेक्ट 6 है, फोर्थ ऑब्जेक्ट 8 है, ये जो फिफ्थ ऑब्जेक्ट है वो 10 है। इसी तरीके इस सीरीज में टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? n। तो यहां पर हम कह सकते हैं n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो आप लिख लीजिएगा यहां पे n क्या है? n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, इसको नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा हमने यहां पर नंबर ले लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगला जो एग्जांपल लेंगे वहां पर हम नंबर कंसीडर ही नहीं करेंगे, हम सिंबल कंसीडर करेंगे। तो आपको इजीली समझ में आएगा कि आखिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की काउंटिंग क्या है। ठीक है, देखिए हम मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है, हम इसमें पहला टर्म ले लेते हैं डायमंड, फिर हम ले लेते हैं क्लब, ये क्लब हो गया, फिर हम ले लेते हैं हार्ट, फिर हम ले लेते हैं स्पेड। ठीक है, इसी तरीके हमने सिंबल बना लिए, इसी तरीके और भी सिंबल्स हो गए। अब देखिएगा यहां पर जो पहली लोकेशन है वो पहला ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है? डायमंड लिखा हुआ है या डायमंड का सिंबल बना हुआ है। सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है? सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा क्लब है। यहां पर थर्ड ऑब्जेक्ट क्या है? थर्ड ऑब्जेक्ट हमारा हार्ट है। फोर्थ ऑब्जेक्ट क्या है? फोर्थ ऑब्जेक्ट हमारा स्पेड है। समझ रहे हैं आप बात को? वहां पर जो हमने 2 4 6 लिखा था, एक्चुअल में वो नंबर नहीं लिखे थे। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो कुछ नंबर लिखे होंगे आप उसे नंबर के तरीके मत ट्रीट करिए, उसे आप ऑब्जेक्ट की तरीके ट्रीट करिए। जैसे कि इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कि आप होटल्स में जाते हो तो रूम नंबर लिखा होता है। आपका स्कूल है, स्कूल में रूम नंबर लिखा होता है, रूम नंबर लिखा होता है 99। तो 99 इज ए सिंबल ऑफ दैट रूम नंबर। क्लियर? 99 इज ए सिंबल ऑफ दैट रूम नंबर। उसी तरीके लोकेशन, जैसे कुर्सी, जैसे एग्जांपल ने अगर हम किसी कुर्सी पर 100 लिख दें तो वहां पर 100 का मतलब 100 चेयर्स को थोड़ी है। 100 का मतलब वहां पर ये है कि जो वो चेयर है वो 100 नंबर पे है। ठीक है, उसी तरीके यहां पर जो ये जो फर्स्ट लोकेशन है, फर्स्ट लोकेशन पे हमने क्या डाल दिया? डायमंड डाल दिया। आपकी इच्छा थी, आपने वहां पर फर्स्ट लोकेशन में 2 लिख दिया था। क्लियर? सेकंड लोकेशन में आपने 4 लिख दिया, सेकंड लोकेशन में आपने 4 लिख दिया। अब जब देखिएगा ये सब चेयर्स पड़ी हैं 1 बाई 1, या फिर 2 4 ऑब्जेक्ट है कोई, जहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे 4 प्रिंट है, अगला कोई ऑब्जेक्ट आप लिख दो उस पर 6 प्रिंट कर दो। तो इसका मतलब यहां पर 6 प्रिंट कर देने से वो ऑब्जेक्ट को थोड़ी 6 हो जाएगा। ठीक है, वो 6 का मतलब 6 इज ए सिंबल फॉर दैट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर जो कुछ लिखा हुआ है उसे आप ऑब्जेक्ट के तरीके ट्रीट कीजिए।
अगर इसी तरीके हम फोर्थ लोकेशन की बात करें तो फोर्थ में हमने एर्थ लिख दिया। एर्थ का मतलब यहां पर क्या हो गया, एर्थ इज ए लोकेशन, ये सिर्फ सिंबल है उसको रिप्रेजेंट करने का, उस लोकेशन को। क्लियर? तो यहां पर जो कुछ लिखा हुआ है तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, सेकंड ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, थर्ड ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, फोर्थ ऑब्जेक्ट। ए को हम इसको ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहां पर जो कुछ लिखा हुआ है वो क्या है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है तो आप सिंपली क्या लिख दोगे, nth टर्म ऑफ एपी। सबसे पहले तो आपको कॉमन डिफरेंस लिखना आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला हमने सिखा दिया, आपको ये याद होना चाहिए, an-1। अगर आपसे कोई कहे कि nth टर्म क्या होता है तो आपने nth टर्म भी लिख दिया, a + n-1d। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, आपको याद होना चाहिए। लिख तो आप सभी रहे हैं, थ्योरी तो आप बनाएंगे, नोट्स तो आप बनाएंगे, बट ये आपको वन टाइम में, जैसे कोई क्लास में पूछे, कोई टीचर्स पूछे, आपको तुरंत बता देना है। ठीक है, सिंबल भी आपको पता होना चाहिए। सिंबल क्या है, an आपके पास nth टर्म है, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उस सीरीज में कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। क्लियर? अच्छा, इसमें एक और टर्म है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो शुरुआत से पूछा जाएगा, कुछ दिया होगा, आपसे कहेगा कि 17 नंबर टर्म्स आपको बता दीजिए, कुछ कंडीशंस दी होंगी, उसी तरीके आपसे दो बातें होंगी पूछने का। जैसे कि हमने लिखा 2, 4, 6, चलते चलते हमने मान लीजिए लास्ट में 100 लिख दिया। आपसे कोई पूछे कि इसमें बीच में कहीं A17 आपसे पूछ ले कोई कि 17 नंबर टर्म्स क्या है। ठीक है, ये नंबर पूछने का आपके पास दो तरीका है। वहां पर पूछेगा कि ये जो शुरुआत से 17 पर लोकेशन क्या है और लास्ट से 17 क्या है, दो अलग अलग बातें हो जाएंगी। शुरुआत से जो 17 है वो लास्ट से 17 तो होगा नहीं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, और कभी कहेगा फाइंड फिफ्थ टर्म। जब आपसे कहे फाइंड फिफ्थ टर्म तो आप शुरुआत से निकालोगे, लेकिन अगर आपसे वो कहेगा फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट तो फिर आपके लिए मुसीबत क्रिएट हो जाएगी। देखिएगा, उसको एक फॉर्मूला है, जस्ट फॉर्मूला आप याद कर लें, उससे काम चल जाएगा। ठीक है, इसका अगला तरीका भी हमारे पास है। उसका एक तरीका ये है कि हम सीरीज को कन्वर्ट कर दें। जब हम सवाल को करेंगे फाइनल, वहां पर हम सीरीज को पलट कर भी आपको दिखा देंगे, चाहे आप वो तरीका इस्तेमाल कर लीजिएगा या फिर उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप उसे लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी जब हम सवाल करेंगे, जब शुरुआत में सवाल करेंगे, उसके बाद उस फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी जनरेट हो जाएगी आपकी। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस करेंगे, देखिएगा, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ये कभी कभी क्वेश्चन इत्तेफाक से पूछ लिया जाता है, ज़्यादा नहीं आता लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो जनरल फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, nth टर्म की जगह n की जगह आप 5 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, तो पूछेगा 6 टर्म फ्रॉम लास्ट। अच्छा, जो आप लिखेंगे nth टर्म फ्रॉम लास्ट तो इसका कोई सिंबल नहीं होता, आप जनरली यही लिखोगे nth टर्म फ्रॉम लास्ट। an का मतलब है nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट, और या फिर nth टर्म फ्रॉम लास्ट कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा, और उसमें जो a है, a फर्स्ट टर्म है और l हम लास्ट टर्म को सिंबल बना देंगे l, तो आप यहां पर लिख दीजिएगा l। a की जगह आपको l रिप्लेस कर देना है, d की जगह आपको -d रिप्लेस कर देना है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा l - n-1d, तो ये जो हो जाएगा nth टर्म फ्रॉम लास्ट हो जाएगा। हमने क्या किया, a की जगह l लिख दिया, d की जगह हमने क्या कर दिया, -d कर दिया, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया। a की जगह हमने क्या कर दिया, लास्ट टर्म लिख दिया, तो वो हमें nth टर्म फ्रॉम लास्ट मिल जाएगा। ठीक है, an अगर आपसे कोई कहे कि सिंबल किसका है तो आप कहोगे nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट। क्लियर? और यहां पर अगर nth टर्म फ्रॉम लास्ट आपसे फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप इस तरीके इंग्लिश जो टर्म्स लिखा हुआ है आप ऐसे लिखोगे। क्लियर? an नहीं लिखोगे, वहां पे आप साफ साफ लिखोगे पूरा स्टेटमेंट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू l - n-1d। क्लियर? तो ये फॉर्मूला अभी जो यूज होना है वो आप लिख लीजिए। अब हम एनसीईआरटी के जो प्रॉब्लम्स हैं इसको टेकअप करेंगे। ठीक है, तो ये जो इंट्रोडक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप क्लियरली समझ लीजिए, एक आध एग्जाम्पल भी अपनी तरफ से लिख लीजिए। अच्छा, अगला जो हम, टाइम तो अभी हमारे पास कम है, ठीक है, अगली जो क्लास होगी उसमें हम सबसे पहले यही करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेंगे और सीरीज लिखेंगे। सीरीज में आपको चेक करना होगा,
चेक ये करना है कि जो गिवन सीरीज है वो एपी है या नहीं है। ठीक है, देखिएगा जो कुछ हमें मिलेगा सॉल्यूशन में या हम जो भी सीरीज लिखेंगे, सीरीज तो सभी होंगी, ऐसा नहीं है कि जो कुछ हम लिखेंगे वो सीरीज नहीं होगी, लेकिन हो सकता हो कि वो अर्थमेटिक सीरीज ना हो। अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो वो हमारे काम की नहीं होगी, लेकिन वो सीरीज होगी। क्लियर? जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो, आप देखते हो कि आप सीरीज आपसे बनाने के लिए प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है। जब बनवाया जाता है तो कहते हैं फैबोनिक सीरीज लिखो, फिर कहते नहीं ऑड नंबर की सीरीज लिखो, फिर कहते नहीं नेचुरल नंबर की सीरीज लिखो, कुछ ऐसे लिखते हैं आप, तो उसका आप बनाते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर बीच में जब हम सीरीज लिखेंगे तो बीच के एक आधा टर्म जो है डिस्टर्ब होते हैं शुरुआती दौर में। अच्छा, जब बहुत बड़े लेवल में जब हम एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं आएंगे कि पता लगा 10 नंबर लोकेशन पे वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, नहीं। अगर उनको सीरीज में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है तो फर्स्ट 4 टर्म्स में ही वो क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट 4 टर्म इज सफिशिएंट फॉर चेकिंग गिवन सीरीज इज एपी और नॉट एपी। क्लियर? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि बीच में कहीं 20वें नंबर लोकेशन पे चेंज कर दें या 25 लोकेशन पे 25 टर्म डिस्टर्ब कर दें तो क्या होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, आईआईटी में भी नहीं होता, 4th टर्म तक डिसाइड हो जाता है कि ये एपी है या नहीं है। क्लियर? तो अगले टर्म पे हम क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स टेकअप करेंगे। यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या अभी जो भी हमने थ्योरी जो इंट्रोडक्शन दिया है इसमें कोई प्रॉब्लम है, प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर पूछ लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो मेरी अगली वीडियो जस्ट आने वाली है जो आएगी इसके बाद, तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जैसे कि क्या होगा, आपके एग्जाम्स भी होने वाले हैं, तो मुझे लग रहा है 7 से है शायद। ठीक है, तो हो सकता हो कि तब तक मैं कुछ और कंप्लीट करवा दूं या आप बीच में मिसिंग हो जाएं या स्कूल ना आए, तैयारी कर रहे हो, तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।